नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज पर। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए हेडलाइंस पर नजर डालते हैं। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन भारत दौरे पर आज पहुंचेंगे नई दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात में आपसी हित के मुद्दों पर होगा विचार विमर्श। लेक्स फ्रीडमैन के साथ पीएम मोदी का एआई पॉडकास्ट साक्षात्कार आज शाम होगा प्रसारित। हिमालय में बिताए गए समय और सार्वजनिक जीवन समेत कई मुद्दों का जिक्र। गृह मंत्री अमित शाह गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ करेंगे नए आपराधिक कानूनों के क्रियान्वयन की समीक्षा। कोकराझार में एबीआईएसयू के वार्षिक सम्मेलन में भी लेंगे हिस्सा। अमेरिका में तूफान ने मचाई तबाही, अब तक 26 लोगों की मौत। लोगों को सबसे अधिक प्रभावित मिसौरी प्रांत छोड़ने की सलाह। और नई दिल्ली फिट इंडिया कार्निवल का आज होगा आगाज। अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली के प्रति जागरूक करने पर होगा फोकस। और आइए अब समाचारों पर डालते हैं विस्तार से नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन आधिकारिक भारत यात्रा पर आज दिल्ली पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद क्रिस्टोफर लक्सन की ये पहली भारत यात्रा है। न्यूजीलैंड के पीएम आज विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड पीएम के साथ इस यात्रा में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी मौजूद रहेगा। इस प्रतिनिधि मंडल में मंत्री, वरिष्ठ अधिकारी, व्यवसायी, मीडिया प्रतिनिधि और न्यूजीलैंड में रह रहे प्रवासी भारतीय समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। कल क्रिस्टोफर लक्सन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान दोनों के बीच भारत न्यूजीलैंड संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन 17 मार्च को नई दिल्ली में मुख्य अतिथि के रूप में 10वीं रायसीना वार्ता 2025 के उद्घाटन सत्र में शामिल होंगे और प्रमुख संबोधन देंगे। न्यूजीलैंड के पीएम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मुलाकात करेंगे। न्यूजीलैंड के पीएम 19 और 20 मार्च को मुंबई में भारतीय उद्योग जगत के दिग्गजों एवं विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की यात्रा भारत और न्यूजीलैंड के बीच सालों पुराने और स्थायी संबंधों को रेखांकित करती है। ये यात्रा सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को ज्यादा मजबूत करने और जन संबंधों में घनिष्ठता बढ़ाने के लिए दोनों देशों की निरंतर प्रतिबद्धता को दोहराता है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से आज प्रसारित होने वाले लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत के अपने पॉडकास्ट साक्षात्कार को सुनने का अनुरोध किया है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि उनकी लेक्स फ्रीडमैन के साथ बातचीत शानदार रही है। इस बातचीत में पीएम मोदी के बचपन, हिमालय में बिताए गए वर्ष और सार्वजनिक जीवन समेत कई अन्य मुद्दों को शामिल किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज असम के गुवाहाटी में पूर्वोत्तर क्षेत्र के मुख्यमंत्रियों के साथ भारतीय न्याय संहिता की प्रगति की समीक्षा बैठक करेंगे। इसके अलावा वे कोकराझार जिले के दोतमा में ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन एबीएसयू के 57वें वार्षिक सम्मेलन में भाग लेंगे और संबोधित करेंगे। दरअसल अमित शाह असम और मिजोरम की 3 दिवसीय यात्रा पर शुक्रवार शाम जोरहाट पहुंचे थे। अपनी यात्रा के दौरान अमित शाह ने असम के गोलाघाट जिले में शनिवार को लचित बरफुकन पुलिस अकादमी का उद्घाटन किया, जिसका पहला चरण 167.4 करोड़ रुपए की लागत से पूरा हो चुका है। वहीं पुलिस अकादमी के दूसरे चरण, जिसकी लागत 425.48 करोड़ है, इसकी आधारशिला भी अमित शाह द्वारा रखी गई। साथ ही आइजोल में असम राइफल्स और मिजोरम सरकार के बीच भूमि हस्तांतरण समारोह में भी हिस्सा लिया। उत्तर प्रदेश के संभल में शाही जामा मस्जिद के पिछले हिस्से की रंगाई पुताई का काम शुरू हो गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा 12 मार्च को अनुमति दिए जाने के बाद रंगाई पुताई का काम शुरू किया गया है।
रंग रोगन का काम भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में हो रहा है, जिसे 9 मजदूर अंजाम दे रहे हैं। न्यायालय ने रंगाई पुताई का काम 7 दिन में पूरा करने के आदेश दिए हैं। शनिवार को एएसआई की टीम ने मस्जिद के उन हिस्सों का सर्वे किया जहां रंगाई पुताई का काम किया गया था। साथ ही संभल जामा मस्जिद पर रमजान के पवित्र महीने के दौरान लाइटिंग का आदेश भी जारी किया गया था। मामले की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को होगी। पद्म पुरस्कार के लिए नामांकन व सिफारिशें कल से शुरू हो गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि गणतंत्र दिवस 2026 के अवसर पर घोषित किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन एवं सिफारिशें केवल राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल awards.gov.com पर ऑनलाइन प्राप्त की जाएंगी। भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार अर्थात पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल है। 1954 में स्थापित इन पुरस्कारों की घोषणा हर साल गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। ये पुरस्कार विशिष्ट कार्य को मान्यता देने का प्रयास करता है और कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, सिविल सेवा, व्यापार और उद्योग आदि जैसे सभी क्षेत्रों व विषयों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों व सेवा के लिए दिया जाता है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। डॉक्टर और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कारों के लिए पात्र नहीं हैं। सरकार पद्म पुरस्कारों को पीपल्स पद्म बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसीलिए सरकार ने सभी नागरिकों से नामांकन सिफारिश करने का अनुरोध किया है। मानव अंग और ऊतक दान को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में वॉकाथॉन का आयोजन किया गया। वॉकाथॉन अंग और ऊतक दान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाकर जीवन बचाने की दिशा में एक कदम है। इस वॉकाथॉन में एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास समेत कई डॉक्टर्स और स्टाफ शामिल हुए। एम्स निदेशक डॉक्टर एम श्रीनिवास ने कहा कि जिन रोगियों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है वे अच्छा काम कर रहे हैं। एम्स न्यू दिल्ली जो है NIRF रैंकिंग में नंबर 1 है। हम सिटीजन्स को रीच आउट करना चाहते हैं कि आप अपना ऑर्गन प्लेज करें और ऑर्गन डोनेशन करें। दूसरा चीज़ मैसेज हम देना चाहते हैं, आप देखा होगा कि यहाँ के लोग जो रिसिपिएंट्स हैं, जो ऑर्गन डोनेशन ट्रांसप्लांट करके आए हैं, उन लोग फिज़िकली फ़िट है, मेंटली फ़िट है, काम भी कर रहे हैं और इंटरनेशनल और नेशनल स्पोर्ट्स कंपटीशन में मेडल्स जीत के आए हैं। ये मैसेज हम देना चाहते हैं लोगों को कि आप डोनेट करिए, देश में ऑर्गन्स की बहुत ज़रूरी है। और दूसरा चीज़ है कि आप ट्रांसप्लांट के बाद आप नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं। दोनों मैसेज हम देना चाहते हैं। उठाया है जो एक बहुत ही नोबल कार्य है, जिसमें मरणोपरांत मरीज़ अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर सकते हैं, जिससे लाखों मरीज़ों को फ़ायदा होता है। और हमारे देश में इस तरह की काम नॉर्थ में थोड़ा कम होता है, साउथ में काफ़ी आगे फैल चुका है ये। तेलंगाना के कई जिलों में इस बार गर्मी कुछ जल्दी शुरू होने की वजह से लू की स्थिति बनी हुई है। आदिलाबाद जिले में कल लू का प्रकोप रहा और पारा बढ़कर 40.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। ये सामान्य से लगभग 5 डिग्री अधिक है। निजामाबाद में कल 39.6 डिग्री सेल्सियस और मेडक में 39.2 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। हैदराबाद स्थित भारतीय मौसम विज्ञान केंद्र ने कल एक विशेष बुलेटिन जारी किया। बुलेटिन में बताया गया कि अधिकतम तापमान में वृद्धि होगी और अगले 2 दिनों के दौरान और अधिक जिलों में लू की स्थिति की संभावना है। अधिकारियों ने आदिलाबाद, जगतियाल, कोमाराम, भीम, मंचेरियाल, पेडापल्ली और राजन्ना सिरसिला सहित उत्तरी तेलंगाना जिलों में दिन का तापमान 41 डिग्री सेल्सियस से 44 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान लगाया है। हैदराबाद में कल अधिकतम तापमान 38.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उधर कश्मीर के कई इलाकों में कल बर्फबारी और कुछ अन्य हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। अनंतनाग, कुलगाम, शोपियां, पुलवामा, गुलमर्ग, सोनमर्ग और पहलगाम में बर्फबारी हुई। बांदीपुरा जिले के गुरेज कुपवाड़ा के कुछ इलाकों और घाटी के दूरदराज के इलाकों में भी बर्फबारी की खबर है। कश्मीर के अन्य हिस्सों में हल्की बारिश हो रही है।
और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में कमला राजा अस्पताल में देर रात बिजली के शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। वहीं आग लगने के बाद प्रसूति वार्ड समेत पूरे अस्पताल से करीब 150 मरीजों को सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में स्थानांतरित किया गया। 2 दमकल गाड़ियों को मौके पर भेजा गया, जिसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रहलाद जोशी ने उपभोक्ता जागरूकता और सुरक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रहलाद जोशी ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि उपभोक्ता भ्रामक दावों के विरुद्ध पूरी तरह जागरूक और सुरक्षित हो। उन्होंने कहा कि सरकार न केवल उपभोक्ताओं के संरक्षण बल्कि उपभोक्ताओं की समृद्धि पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। प्रहलाद जोशी ने कहा कि इको लेबलिंग कार्यक्रमों, ई कॉमर्स क्षेत्र में अनुचित व्यापार प्रथाओं से उपभोक्ता संरक्षण, ग्रीन वॉशिंग के खिलाफ नियामक ढांचे को मजबूत करने और उपभोक्ता शिकायत प्लेटफॉर्मों के लिए भारत सरकार की पहल उपभोक्ताओं को सशक्त बना रही है। उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के अंतर्गत उपभोक्ता मामले विभाग ने विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस के अवसर पर एक न्यायोचित परिवर्तन से सतत जीवन शैली विषय पर वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार का उद्देश्य आर्थिक और सामाजिक निष्पक्षता से समझौता किए बिना रोजमर्रा के उपभोक्ता विकल्पों में स्थिरता को एकीकृत करने के बारे में जागरूकता बढ़ाना और संवाद को बढ़ावा देना है। भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने लखनऊ, गुरुग्राम और दिल्ली जैसे कई शहरों में अमेजॉन और फ्लिपकार्ट समेत कई प्रमुख ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अनेक गोदामों पर तलाशी और जब्ती अभियान चलाया है। इस अभियान का उद्देश्य असुरक्षित और अप्रमाणित उत्पादों के वितरण पर रोक लगाना है। BIS ने निगरानी के दौरान पाया कि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, बिग बास्केट के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अनेक अप्रमाणित उत्पाद बेचे जा रहे हैं। हालांकि इन उत्पादों पर BIS चिन्ह अनिवार्य है। ये परीक्षण, सुरक्षा और कामकाज के न्यूनतम मानकों के लिए आवश्यक है। BIS ने उपभोक्ताओं से ऐसे उत्पादों की सूचना देने के लिए BIS केयर ऐप का उपयोग करने का अनुरोध किया है। ये ऐप उपभोक्ताओं को उत्पाद के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराता है। रायसीना डायलॉग का 10वां संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। ये भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लक्सन 17 से 19 मार्च तक आयोजित होने वाले सम्मेलन के 10वें संस्करण का संयुक्त रूप से उद्घाटन करेंगे। इस सम्मेलन में कम से कम 18 देशों के विदेश मंत्री, कई वैश्विक कंपनियों के शीर्ष अधिकारी और विदेश नीति विशेषज्ञ शामिल होंगे। इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए कई देश के नेता नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। इस कड़ी में घाना के विदेश मंत्री सैमुअल आकुद-जेटो अल्बाक्वा और क्यूबा के उप प्रधानमंत्री डॉक्टर एडुआर्डो मार्टिनेट डियाज पहुंच चुके हैं। इस सम्मेलन में स्लोवानिया, लग्जमबर्ग और लिechtenstein, लताविया, मालदोवा, जॉर्जिया, स्वीडन, स्लोवाक गणराज्य, भूटान, मालदीव, नॉर्वे, थाईलैंड, एंटीगुआ और बारबुडा, पेरू, घाना, हंगरी और मॉरिशस के विदेश मंत्री भी सम्मेलन में भाग लेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद अमेरिका ने यमन की राजधानी सना पर एक के बाद एक कई हवाई हमले किए। इस हमले में 19 लोग मारे गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह भी कहा कि जब तक ईरान समर्थित हूती विद्रोही अहम समुद्री गलियारे में जहाज़ों पर हमले बंद नहीं कर देते, तब तक वे भारी घातक बल का इस्तेमाल जारी रखेंगे। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी युद्धक विमानों ने अमेरिकी जहाज, वायु और नौसेना की संपत्तियों की रक्षा करने और नौवहन स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए आतंकवादियों के ठिकानों, नेताओं और मिसाइल केंद्रों पर हवाई हमले किए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि कोई भी आतंकवादी संगठन अमेरिकी वाणिज्यिक और नौसैनिक जहाज़ों को दुनिया की जलमार्गों पर स्वतंत्र रूप से नौकायन करने से नहीं रोक सकेगा। उन्होंने ईरान को हूती विद्रोही समूह का समर्थन बंद करने की चेतावनी भी दी। हूती विद्रोहियों ने कल शाम अपने क्षेत्र में एक के बाद एक विस्फोट किए।
अमेरिका के कई इलाकों में आए जबरदस्त तूफान में कम से कम 26 लोगों की मौत हो गई। मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया कि मिसौरी में आए तूफान के कारण 11 लोगों की मौत हो गई। एजेंसी ने बताया कि कई लोग घायल भी हुए हैं। कंसास हाईवे पेट्रोल ने बताया कि शेरमैन काउंटी में धूल भरी आंधी के कारण हाईवे पर हुए एक हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई। अगरसास के अधिकारियों ने कहा कि इंडिपेंडेंस काउंटी में 3 लोगों की मौत हो गई और 8 काउंटी में 29 अन्य घायल हो गए। आर्कनसास की 16 काउंटी में मकानों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने के साथ साथ बिजली की लाइनें और पेड़ गिरने की सूचना मिली है। टेक्सास पैनहैंडल की अमरीलो काउंटी में धूल भरी आंधी के दौरान कार दुर्घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई। इससे पूर्व मिसौरी प्रांत राजमार्ग गश्ती दल ने बताया था कि मिसौरी के बेकर्सफील्ड क्षेत्र में आए तूफान के कारण कम से कम 2 लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। मिसौरी में बटलर काउंटी के कोरोनर जिम एकर्स ने बताया कि शनिवार की सुबह बेकर्सफील्ड में लगभग 177 किलोमीटर पूर्व में एक मकान के तूफान के चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। एकर्स ने बताया कि बचाव कर्मी मकान में मौजूद एक महिला को बचाने में सफल रहे। मेयर जोनास एंडरसन ने सोशल मीडिया पर बताया कि अकरसास के केव सिटी इलाके में 5 लोग घायल हो गए, जहां अगले आदेश तक आपातकाल लागू कर दिया गया है। ओक्लाहोमा के कुछ समुदायों के लोगों को क्षेत्रों से जाने की सलाह दी गई है क्योंकि राज्य भर में आग लगने की 130 से अधिक घटनाएं सामने आई हैं। और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने पश्चिमी सहयोगियों से सुरक्षा गारंटी पर स्पष्ट स्थिति देने का आग्रह किया, जिसमें अमेरिकी सहायता के साथ यूक्रेनी धरती पर संभावित विदेशी सैन्य टुकड़े के बारे में भी बात शामिल है। उनकी ये टिप्पणी ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर द्वारा ज़ेलेंस्की सहित अन्य यूरोपीय नेताओं और सहयोगियों के साथ आयोजित एक वर्चुअल बैठक के दौरान आई, जहां स्टारमर ने कहा कि रूस के साथ शांति समझौते की स्थिति में इच्छुक लोगों का गठबंधन यूक्रेन को जमीन, समुद्र और आकाश में सुरक्षित करने में मदद करेगा। ज़ेलेंस्की ने कहा कि हमें उन टुकड़ियों पर काम करना जारी रखना होगा जो यूरोप की भावी सशस्त्र सेनाओं की नींव रखेंगी। 4 दिवसीय दौरे पर बांग्लादेश पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अंतरिम सरकार के सलाहकार मोहम्मद यूनुस से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने देश के घरेलू मुद्दों और रोहिंग्या की स्थिति पर चर्चा की। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ढाका की सुधार और परिवर्तन प्रक्रिया को लेकर एकजुटता व्यक्त की। इससे पहले गुटेरेस ने कॉक्स बाजार पहुंचकर रोहिंग्या शरणार्थियों और उनकी मेजबानी करने वाले बांग्लादेशी लोगों से मुलाकात की। यूएन महासचिव ने सबको आश्वासन दिया कि वो फंडिंग कटौती को रोकने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के म्यांमार संघर्ष को न रोक पाने पर लोगों से माफी मांगी। इसके अलावा गुटेरेस ने 60,000 रोहिंग्या शरणार्थियों के साथ इफ्तार भी किया। म्यांमार में लोकतंत्र समर्थकों के नियंत्रण वाले एक गांव पर सेना के हवाई हमले में 6 बच्चों सहित 27 नागरिक मारे गए हैं। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स ने प्रवक्ता ने कहा कि सिंगू टाउनशिप के लेट पेन हला गांव में कल हुए हवाई हमले में 30 लोग घायल भी हुए हैं। मांडले पीपल्स डिफेंस फोर्स म्यांमार के मुख्य विपक्षी दल का समर्थक है। पिछले वर्ष जुलाई में इसने सिंगू शहर पर कब्जा कर लिया था। सैन्य सरकार ने लोकतंत्र समर्थक सशस्त्र पीपल्स डिफेंस फोर्स और जातीय अल्पसंख्यक गुरिल्ला गुटों के विरुद्ध हवाई हमले तेज कर दिए हैं। इन गुटों की दशकों से अधिक लंबे समय से स्वायत्तता की लड़ाई जारी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में फिट इंडिया कार्निवल का उद्घाटन करेंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस फिटनेस और वेलनेस कार्निवल का उद्देश्य फिट इंडिया अभियान के अनुरूप अधिक स्वस्थ और सक्रिय जीवन शैली और मोटापा मुक्त राष्ट्र को प्रोत्साहन देना है। इस दौरान रस्सी कूद, क्रिकेट, बॉलिंग, स्टेशनरी, साइकिलिंग और पंजा लड़ाने जैसे खेलों का आयोजन होगा। उद्घाटन समारोह में युवा कार्य और खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से और अभिनेता आयुष्मान खुराना भी उपस्थित रहेंगे। समारोह में आगामी खेलो इंडिया पैरा गेम्स का प्रतीक चिन्ह और गीत का भी अनावरण होगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स इस महीने की 20 तारीख से दिल्ली में आरंभ होंगे।
मुंबई इंडियंस ने विमेंस प्रीमियर लीग का खिताब जीत लिया है। फाइनल मुकाबले में मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 रन से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने 3 सीजन में दूसरी बार WPL का खिताब जीता है। वहीं दिल्ली की टीम को लगातार तीसरी बार फाइनल में हार का सामना करना पड़ा है। मुंबई की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 7 विकेट पर 149 रन बनाए। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टीम के लिए सर्वाधिक 66 रन बनाए। जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की टीम निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 141 रन ही बना सकी। मुंबई की ओर से नेट स्काइवर ब्रंट ने 3 विकेट लिए। भारत के पब्लिक ब्रॉडकास्टर प्रसार भारती को हॉकी इंडिया द्वारा आयोजित हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2024 में अमूल्य योगदान के लिए जमन लाल शर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। शनिवार को नई दिल्ली में आयोजित एक भव्य समारोह में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने पुरस्कार ग्रहण किया। इस आयोजन में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की को भी पुरस्कार प्रदान किया गया। इस मौके पर प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने कहा कि हॉकी को बढ़ावा देने में प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स ने अहम योगदान दिया है। Prasar Bharati, we tried to make hockey reach every nook and corner of this country. You know, as Mr. Jitin Prasad was saying, there is a need for a Grameen Hockey League. And we at Prasar Bharati, through Doordarshan and our new OTT network, that is Waves, platform Waves, we are trying to make hockey reach every nook and corner of the country to, encourage not only the players, but also give them honor and respect that they deserve. और इटली में चल रहे स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारतीय खिलाड़ी का ऐतिहासिक प्रदर्शन जारी है। स्पेशल ओलंपिक शीतकालीन खेलों में भारत की महिला टीम ने स्कीइंग और स्नो शूइंग में 2 पदक जीते, तो वहीं पुरुष टीम ने 1 पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया है। देखिए ट्यूरिन से DD न्यूज संवाददाता नारायण सिंह की विशेष रिपोर्ट। मैजेस्टिक इटालियन अल्प्स स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों की मेजबानी कर रहे हैं, जहां समावेश की भावना पहले से कहीं अधिक मजबूत है। बर्फीले मैदान और ठंडी हवाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में भारत के विशेष एथलीट अपने शानदार प्रदर्शन के साथ इतिहास बना रहे हैं। भारतीय स्पेशल एथलीटों ने अल्पाइन स्कीइंग और स्नो शूइंग में अपने प्रदर्शन से हर किसी को प्रभावित किया है। महिला टीम ने अपनी ताकत और दृढ़ संकल्प का परिचय देते हुए स्नो शूइंग में 2 पदक जीते। विशेष ओलंपिक भारत के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख परीक्षित महदूदिया ने उनके समर्पण की प्रशंसा की। वहीं पदक विजेताओं ने भी अपनी जीत की खुशी व्यक्त की। These athletes are doing an amazing and a wonderful job, and they are performing greatly at the world stage. We are really very happy for them and very happy with their performance at this stage. Course, happy. Very happy. कंपटीशन कैसा था इधर? काफी अच्छा था। अच्छा था। तो हरा के कितना मजा आया आपको? फर्स्ट 1 बाडोनेकिया में खेल और स्नोबोर्डिंग का रोमांचक मिश्रण देखने को मिला। इस बीच क्रॉस कंट्री स्कीइंग में भारतीय एथलीटों ने चुनौती का डटकर सामना किया। वहीं स्पेशल ओलंपिक के ग्लोबल मैसेंजर गिल्मर बोर्ग ने लोगों को एक साथ लाने में खेलों के प्रभाव पर प्रकाश डाला। Despite not having so much snow, they are here winning medals. So they are showing that despite the conditions, they are still giving their all, and that is what Special Olympics is all about. स्पेशल ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों के स्नो शूइंग में भारत की पुरुष टीम ने कई पदक जीतकर अपना दबदबा बनाया। स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड विंटर गेम्स ने साबित कर दिया है कि क्षमता सीमाओं से नहीं बल्कि साहस से परिभाषित होती है। नारायण सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज, इटली। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अनुमति दें, नमस्कार।